मेरे को मैसेज कर सकते हो Recording पर्सनली, in progress. ठीक है। फिजिक्स मैथ्स में तो मैं डेफिनेटली अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अच्छा, मैथ्स में मोहित त्यागी सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अब, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट के साथ जो कि होता है एलिमेंट टेगिंग, ठीक है। मैंने ओरिएंटेशन में काफी बच्चों से पूछा था, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ रखा, लाइक उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, या सेंट्रल मास में उनको सेंट्रल मास नहीं निकलवाया गया, उनको डायरेक्टली सेंट्रल मास बता दिए गए कि इस बॉडी का यहाँ पे सेंट्रल मास होता है, उसको निकलवाया नहीं गया, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा गैप है फिजिक्स में। अगर आप जे एडवांस फिजिक्स को टारगेट कर रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग गैप, क्योंकि अगर आप जे एडवांस का पेपर लिखने जाओगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे एलिमेंट टेकिंग के मिलेंगे, बिना एलिमेंट टेकिंग के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आज का कॉन्सेप्ट यही से शुरू करते हैं, ठीक है। मेक श्योर टू हैव अ पेन कॉपी, ठीक है। ऐसे मूवी जैसे मत देखना बस, ओके। एक सेकेंड, ऑलराइट। एलिमेंट टेकिंग, ध्यान से सुनना जरा। देखिए, सबसे पहले ना हम एलिमेंट टेकिंग को शुरुआत करने से पहले हम ना थोड़ी बहुत मास डेंसिटीज के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज पूरे एलिमेंट टेकिंग में मास डेंसिटीज का ही रोल है, ठीक है। सबसे मेजर रोल उन्हीं का है। देखिए, हम पे ना मास डेंसिटीज होती है। मैं इसका भी रीजन बताता हूँ, जरा देखना। रीजन मतलब इसके पीछे का वेट, ठीक है। मास डेंसिटीज होती है, हम इसको ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी लीनियर मास डेंसिटी, दूसरी हमारी एरियल मास डेंसिटी, एंड तीसरी हमारी वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। ओके, ये हमारी लीनियर मास डेंसिटी, ये हमारी एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, ये हमारी वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, एक बार मैं इनके साइन भी बता दूं। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एरियल मास डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, जब आपका मास, ठीक है, ये आपको क्या बताता है, मास डेंसिटी आपको क्या बताता है कि आपका मास ना अलग अलग ओरिएंटेशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आपका मास लीनियरली पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे लेट्स से हमने कोई लाइन रखी, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, और आपका मास इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी यूज करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे यूज करेंगे, वो मैं बताता हूँ। अभी इतना जानो कि किसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका मास लाइन पे पड़ा हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं, ओनली लीनियर मास डेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका मास एरिया पे पड़ा हुआ है, जैसे आपको पता है, जैसे एक प्लेट होती है, ठीक है, जैसे एक प्लेट होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस पर जो मास होता है ना बच्चों, वो कहाँ पे होता है, उसके एरिया पे होता है ना, उसके एरिया पे होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बीच प्लेट में बीच में खाना रखते हो, खाना नीचे गिर जाता है ना। नहीं गिरता ना, खाना वहीं पे रहता है, क्योंकि बीच में वहां पे मास पड़ा हुआ है। तो वो केस कहाँ पे आता है आपका, एरियल मास डेंसिटी पे, जहां पे आपका मास एरिया पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा है आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी। अच्छा, सबने लड्डू देखा है? लड्डू होता है ना, लाइक कोई भी लड्डू होता है, राइट। कैटेगरी बहुत सारी होती है, बेसन की, उसके, है ना। तो लड्डू कैसा होता है बच्चों, उसका जो मास होता है, ठीक है, लड्डू थ्री डायमेंशन फिगर होती है, ऑफ कोर्स, है ना। लड्डू आपकी थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है। तो लड्डू में जो मास पड़ा होता है, ठीक है, वो उसके पूरे वॉल्यूम पे पड़ा होता है। लड्डू पे जो मास पड़ा होता है वो उसके पूरे वॉल्यूम पे पड़ा होता है। अच्छा, इतनी बात सबको समझ आ गई? कंफर्म करिए, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो हमने बस कैटेगराइज किए मास डेंसिटीज को, ठीक है। अब हम इनके मैथमेटिकल अप्रोच पे जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, अच्छा साइन तो रहने देता हूँ ना, ठीक है। ओके, देखना जरा, देखो, लैम्डा जो होता है आपका, लैम्डा आपका, लैम्डा को आप दो तरीके से लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। इन तीनों को ना आप दो दो तरीके से लिख सकते हो, कैसे, जरा ध्यान से देखना। लैम्डा को आप एम बाय एल भी लिख सकते हो, एंड लैम्डा को आप डीएम बाय डीएल भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सिग्मा को आप एम बाय ए भी लिख सकते हो, और सिग्मा को आप, और सिग्मा को आप डीएम बाय डीए भी लिख सकते हो, ठीक है। रो को आप एम बाय वी भी लिख सकते हो, और डीएम बाय डीवी भी लिख सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको कब कौन सा यूज करना है। देखो बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर चीज में दे दिया जाए ना कि आपका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ जो मास पड़ा है, मैं बस बताता हूँ अभी, ऐसे जानो, पर यूनिट लेंथ जो आपका मास पड़ा है, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे बच्चों मेरे पे ना एक वायर है, वायर आप जानते हो ना, बहुत थिन वायर है, मतलब मास आपका जो है वो लाइन पे पड़ा हुआ है, लीनियरली पड़ा हुआ है आपका मास, ठीक है। अगर मैंने यहां से एक 1 मीटर की लेंथ निकाली और मैंने पूछा इसका मास क्या है, तुमने बोला 2 किलोग्राम, ठीक है। मैंने कहा, अब यहां से मैंने किसी और रीजन से, वायर की मैंने किसी और हिस्से से 1 मीटर की और लेंथ निकाली,
और पूछा भाई अब इसका मास कितना है, तुम कहोगे 2 किलोग्राम। मैंने यहां से निकलवाई लेंथ 1 मीटर की, तुम कहोगे इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। ये ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मीटर की लेंथ निकाली, उसको वेइंग मशीन में डाला, उसका मास 2 किलोग्राम है, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे देख के नहीं बता सकता मास को, ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ पे मैंने 1 मीटर की लेंथ निकाली, इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो बच्चों अगर आप पूरी वायर में किसी भी एक, आप पहले लेंथ फिक्स कर लो कि अच्छा मैं 2 मीटर निकालूंगा, मैं 10 मीटर निकालूंगा, मैं 1000 मीटर निकालूंगा, ठीक है। तो उस वायर में किसी भी 1000 मीटर का जो मास होगा वो सेम होने वाला है। सबको इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब होता है कि आपका जो लैम्डा है, आपका जो लीनियर मास डेंसिटी है, वो क्या है, कांस्टेंट है। सबको इतनी बात समझ आ गई, कंफर्म करिए एक बार, कंफर्म करिए एक बार, इतनी बात सबको समझ आ गई। और सेम फंडे आपके एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी पे, ठीक है। अच्छा, लैम्डा को आप एम बाई एल कब लिखोगे, लैम्डा को आप एम बाई एल कब लिखोगे, ठीक है। लैम्डा को आप एम बाई एल बच्चों तभी लिखोगे जब आपकी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब ऐसे वेरी कर रही है कि आप वायर में कोई भी पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ क्यों बोल रहा हूं, आप इसको 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, 1 मिलीमीटर भी मान सकते हो, कि 1 मिलीमीटर पे मैंने 1 मिलीमीटर फिक्स कर दिया, मैं पूरी रस्सी में किसी भी हिस्से का 1 मिलीमीटर उठाऊंगा, उसका मास देखूंगा, अगर मेरा लैम्डा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी अगर मैं रस्सी के 1 मिलीमीटर का मास निकालू तो हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये है हमारा, ये आप पता कब यूज करते हो, लैम्डा एम बाई एल, जब आपका लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा हो कांस्टेंट है, ठीक है, तब आप इसको डायरेक्टली एम बाई एल यूज करोगे, ठीक है। अगर बच्चों किसी केस में आपको बोल दिया जाए कि आपका जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है, कि अच्छा चलो अब देखते हैं लैम्डा कांस्टेंट ना होने का मतलब क्या है, जरा देखो। यहाँ पे मास पड़ा हुआ लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी है, तो मास आपका लीनियरली पड़ा हुआ है, ठीक है। पहली बात, आपने क्या किया, यहां से आपने 1 मीटर की लेंथ निकाली, इसका मास आपका 2 किलोग्राम आया। यहां से आपने 1 मीटर की लेंथ निकाली, इसका मास भी 2 किलोग्राम आया। पर किसी हिस्से का रस्सी में किसी पोर्शन में आपने जब 1 मीटर की लेंथ निकाली, तो उसका मास आपका 4 किलोग्राम आ रहा है। तो मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी मेरी कांस्टेंट होगी क्या, एक पर यूनिट लेंथ पे क्या मेरा मास सेम आ रहा है क्या, एक पर यूनिट लेंथ पे क्या मेरा मास सेम आ रहा है, तुम कहोगे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तुम बोलो कि जो मेरा लैम्डा है वो मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में आई विल यूज लैम्डा एज डीएम बाय डीएल, डीएम बाय डीएल। बात बताइए, समझ आ गई, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कब लैम्डा को एम बाई एल यूज करना है, कब लैम्डा को डीएम बाय डीएल यूज करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं वाई लैम्डा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएल, जब आपका मास कॉन्स्टेंटली नहीं पड़ा होता, ठीक है, कि पर यूनिट लेंथ पे जब आपका मास सेम नहीं पड़ा होता, तब हमने लैम्डा को डीएम बाई डीएल क्यों लिखा। अच्छा चलो इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़े। देखना जरा बच्चों, मैं ना जरा ध्यान से सुनना, ये एक वायर लिया ना, लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यही सारे फंडे एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी के लिए, तो मैं बस लीनियर को कराऊंगा, एरियल वॉल्यूम आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसका लैम्डा आपका कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट, ठीक है। आपका जो लैम्डा है यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पर यूनिट लेंथ, मतलब आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालो उसका मास अलग आएगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालो उसका मास अलग आएगा। हो सकता है कि इन दोनों का सेम आ जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं, मतलब हो सकता है कि इन दोनों का सेम आ जाए मास, हो सकता है जब आपका लैम्डा कांस्टेंट ना हो, कि 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे भी 2 किलोग्राम है और यहाँ पे भी 2 किलोग्राम है 1 सेंटीमीटर पे, हो सकता है, राइट, ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ठीक है, बट हर बार नहीं होगा, ठीक है। आप अगर रोप में ऐसा एक हिस्सा तो जरूर होगा जहां पे अगर आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ निकालोगे तो उसका मास 2 किलोग्राम नहीं आने वाला है, ठीक है। ये होता है आपका लैम्डा जब कांस्टेंट नहीं होता, जब आपका लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने पूछा कि भैया ठीक है, लैम्डा एम बाई एल तो मैं समझ चुका हूं कि मास पर यूनिट लेंथ आपने बोला है, लैम्डा कांस्टेंट है तो उसको आप एम बाई एल यूज कर सकते हो। ये डीएम बाई डीएल का क्या चक्कर है, ठीक है। जब जब वेरी कर रहा है, जब मेरा लैम्डा वेरी कर रहा है, तो आपने लैम्डा को डीएम बाई डीएल कैसे लिख दिया है ना, इसके पीछे का रीजन तो पता होना चाहिए, फिजिक्स के पीछे, लाइक फिजिक्स में हर चीज का रीजन होता है। अगर ध्यान से सुनना बच्चों, आपको पता है लैम्डा की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बच्चों जब आप देखना, जब आप रस्सी में इतने छोटे हिस्से पे जाओगे, डीएम क्या होता है, डीएम सुनो, इसका मतलब समझना बच्चों, जो डीएम होता है ना, इसका मतलब क्या मतलब होता है, फिजिकल मतलब क्या होता है, मास टेंडिंग टू जीरो, मास टेंडिंग टू जीरो, मतलब इसका जो मास है ये जीरो की तरफ भाग रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका जो मास है टेंडिंग टू जीरो है, मतलब इसका मास इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है, ठीक है, कि हम कहते हैं, ठीक है, हम कभी भी जीरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कि देखो कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, बट वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा, इन्फाइनाइटली स्मॉल बोलते हैं इसको, इन्फाइनाइटली स्मॉल,
इसका जो मास है वो इन्फिनेटली स्मॉल मास मैंने इस रस्सी में पकड़ा है। ये जो रस्सी है, इस रस्सी में मैंने किसी रीजन से इन्फिनेटली स्मॉल मास पकड़ा, बहुत छोटा मास पकड़ा है, ठीक है। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैंने बहुत छोटा मास पकड़ा है तो क्या उसकी जो लेंथ होगी, राइट, जिस लेंथ पे वो बहुत छोटा मास पड़ा है, क्या वो लेंथ भी बहुत छोटी होगी? कंफर्म करिएगा, कंफर्म करिए फटाफट। अगर मैंने बहुत छोटा मास लिया, इन्फिनेटली स्मॉल मास लिया, ठीक है, तो जिस लेंथ पे वो मास पड़ा होगा वो भी बहुत छोटा होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो यहां से, और बच्चों देखो, जब हम इतने माइनर लेवल पे बात करते हैं ना, इतने छोटे लेवल पे बात करते हैं जहां पे डी की कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजों को कांस्टेंट मान लेते हो, ठीक है, कि इतने छोटे लेवल पे इतना फर्क नहीं आता, तो आपने क्या मान लिया, अब आप इतने छोटे के लिए आपने लैम्डा को कांस्टेंट मान लिया। इतने छोटे के लिए आपने क्या मान लिया, लैम्डा मेरा कांस्टेंट है। इतने छोटे रीजन पे जब मैं गया, भले ही पूरे वायर का लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, आपने क्या मान लिया भैया, देखो इतने जब आप माइनर लेवल पे गए ना, तो वहां पे आपका लैम्डा कांस्टेंट आपने माना है, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे लेवल पे क्या ही फर्क पड़ेगा। बात समझ आ गई सबको? तो देखो यहां से फिर आपने क्या लिखा, लैम्डा किसके बराबर होगा मेरा, ये बहुत छोटा मास लिया मैंने, इन्फिनिटली स्मॉल मास, कितना, डीएम, एंड पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ पड़ा है, डी। प्रूफ मिल गया सबको, एवरीवन? प्रूफ मिल गया? कंफर्म करिए एक बार। लैम्डा को मैंने डीएम बाई डीएल कैसे लिखा? हाँ, और भी अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बस थोड़ा बार बार से बताया, ठीक है, इतने डेप्थ में नहीं गया हम चीजों के, ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है, ठीक है। तो लैम्डा को हमने दो तरीके से स्टार्ट किया है ना, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एम बाय एल, डीएम बाय डीएल, ठीक है। अच्छा अब तुम ही लोग बताओगे मेरे को, ठीक है, तुम ही लोग बताओगे, क्या सिग्मा के लिए भी सेम होगा बच्चों? सिग्मा के लिए भी सेम होगा एंड वॉल्यूम के लिए भी सेम होगा, कि जब मेरा सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है, जब मेरा सिग्मा कांस्टेंट है तो मैं एम बाय यूज करूंगा, जब सिग्मा मेरा वेरिएबल है तो डीएम बाय डीएल। अच्छा अब इसके पीछे का क्या रीजन भी सेम ही होगा, कि जैसे एक मैंने सर्कुलर प्लेट ली बच्चों, तो ध्यान से सुनना, यहां से मैंने पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, जैसे मैंने एक काम किया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यहां से लिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यहां से लिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यहां से लिया, और 1 मीटर स्क्वायर का, इस पूरे डिस्क में कहीं से भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, उसका मास सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो मेरा सिग्मा है ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर मेरा सिग्मा वेरी कर रहा है, अगर मेरा सिग्मा वेरी कर रहा है, ठीक है, नो लेट्स से अगर मेरा सिग्मा वेरी कर रहा है, तो अगर यहां से मैं 1 मीटर स्क्वायर की लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लू, सॉरी, यहां से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लू, यहां से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लू, और यहां से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लू, तो हो सकता है इन दोनों का मास पर यूनिट एरिया का रेशियो बराबर है, मतलब डीएम बाई डी बराबर है, एम बाई ए बराबर है, बट इन चारों का बराबर आएगा ऐसा जरूरी नहीं होने वाला, और ऐसा होगा भी नहीं, इन चारों का ऐसा होगा कि एक का अलग आ जाएगा। तो अगर एक का भी एम बाई ए अलग आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये पूरा जो डिस्क है मेरा, उसका सिग्मा कांस्टेंट नहीं है। आप बोल सकते हो उसका सिग्मा जो है वो वेरिएबल है, उसका सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, उसका सिग्मा वेरी करेगा, वो किसी फंक्शन से वेरी करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। और वॉल्यूम में भी सेम केस है, वॉल्यूम में भी सेम केस है, कैसे कह रहे हो डिफाइन, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा इनटू डीएल बाय इंटीग्रल डीएल, लैम्डा, अच्छा लैम्डा एवरेज कह रहे हो, लैम्डा एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा इनटू डीएल, डिफाइन, ये जो लैम्डा होता है ऑटोमेटिकली एवरेज होता है, आपको इसको ना लैम्डा को वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑटोमेटिकली एवरेज मानते हो, ठीक है। यहाँ पे ना वेटेड मीन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो लगता है उसके, अगर आप बहुत कोर में जाओगे ना, बहुत कोर में, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा को ऑटोमेटिकली एवरेज ही मानते हो आप उसको, ठीक है, पूरी बॉडी का आप वेटेड मीन से निकालते हो इसका, ऑलराइट, ठीक है। बहुत कोर में जाओगे तो बिल्कुल इन डेप्थ में जाओगे ना, तो हमें उस लेवल पे जाना नहीं है, ठीक है, वो हमारा टाइम ही वेस्ट करेगा, क्योंकि उस लेवल की चीजें आपसे पूछेगा ही नहीं कभी, ओलंपियाड में भी नहीं पूछने वाला, यही तो बहुत दूर की बात है। चलिए ये बात सबको समझ आ गई, इसका प्रयोग किया जाए क्या, थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाए। अच्छा आपने अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में थोड़ी ऐसी चीजें सोचो जिसमें आपका लैम्डा, एरियल, लैम्डा, सिग्मा और रो लग रहा हो। मेरे को बात बताओ, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन से, ये जो मेरा बच्चों एप्पल पेंसिल है ये ऐसी है, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मेरी एप्पल पेंसिल है ये कुछ ऐसी है, ऐसी। अच्छा, और ये 3 डायमेंशनल है, तो क्या यहाँ पे मैं कौन सा मास डेंसिटी यूज करूंगा, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, फटाफट बताओ। ये पेंसिल मेरी 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, और ये अंदर से खोखली नहीं है, अंदर से ये खोखली नहीं है, अंदर भी मास पड़ा है, ठीक है, अंदर भी मास है इसके, फटाफट बताओ वॉल्यूम। शाबाश, सबका आंसर आ चुका है कि भैया यहाँ पे कौन सा यूज करोगे आप मास डेंसिटी, तीसरी वाली वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे मेरे पे और सोचते हैं,
अच्छा वैसे आप समझ रहे हो ना कि भैया रियल लाइफ में, अच्छा अगर मैं एक पेपर ले लूं, एक जैसे हमारी कॉपी का पेज होता है ना, वो ले लूं, अगर मैं एक कॉपी का पेज ले लूं, ये जो कॉपी का पेज होता है, ये जिसकी थिकनेस जो होती है आपकी वो ना के बराबर होती है, वैसे थिकनेस उसकी फाइनाइट होती है, आपकी जो कॉपी का पेपर होता है ना, उसकी थिकनेस भी आपकी फाइनाइट होती है, ठीक है, फाइनाइट होती है, ठीक है। बट अगर मैं वैसे मानू, थोड़ी अजम्पशन लेके मानू, तो क्या इस पेपर को मैं एरियल मास डेंसिटी जैसा यूज कर सकता हूँ क्या, थोड़ी अजम्पशन मान के कि इसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं पेपर की, है ना, ये बिल्कुल चिपका हुआ है, मान सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या यूज करोगे आप, एरियल मास डेंसिटी। अच्छा एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, देखो आपकी प्लेट होती है घर में जिसमें खाना खाते हो, वो कौन सा एग्जांपल है आपका, जो प्लेट होती है बच्चों, जो आपकी प्लेट होती है जिसमें आप खाना खाते हो, एरियल। हाँ थिकनेस फाइनाइट ले लेंगे, तुमने सही कहा है एसएनएस, अगर थिकनेस हम फाइनाइट ले लेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है आपका क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस। अगर किसी बॉडी पे एरिया है और थिकनेस है, ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखना, जिस प्लेट पे आप खाना खाते हो वो आपकी क्या होती है, एरियल होती है, वहां पे आप कौन सा यूज करोगे, एरियल मास डेंसिटी। अच्छा और आ जाओ, और बताओ कोई फिगर और कोई ऑब्जेक्ट बताओ मेरे को, अ, और कोई ऑब्जेक्ट बताओ, और कोई ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, एक कॉस्को बॉल, एक कॉस्को बॉल, लेस का पैकेट लेस का पैकेट में आपका एरियल यूज करोगे, लेस के पैकेट में आप, अच्छा वैसे लेस के अंदर भी होता है ना, वो डिपेंड करता है लेस का आपका खाली है भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा दीपायन ने बोला है कि भैया अगर हम लेस का पैकेट ले, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लेस का पैकेट ले तो क्या होगा, अगर हम लेस का पैकेट ले, ठीक है, तो दीपान यहाँ पे आप एरियल यूज करोगे, यहाँ पे आप एरियल यूज करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट लिए, जो आपने फिगर लिया, वो क्या लिया, लेयर्स का पैकेट। अब आप लेयर्स के पैकेट के ऊपर मास देखोगे ना, लेयर्स के पैकेट के ऊपर मास देखोगे आप, ठीक है। वैसे आप जब, वैसे डिपेंड करता है आप लेयर्स का पैकेट कैसे ले रहे हो, बिल्कुल चिपका हुआ या बिल्कुल, या उसमें हवा है, ठीक है, थिकनेस है तो डेफिनेटली आप फिर उसको डीबी में लोगे, अगर आपका चिपका हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ है, लाइक उसकी जो थिकनेस मानी पेन, जैसे हमने पेपर का एजम्पशन माना ना, उसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, अगर आप इसको चिपका दोगे उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल आएगी, तो आप उसको एरिया में ही लोगे फिर तो ऑफकोर्स। दीपायन तुम ना जो लेस का पैकेट जो तुमने बोला ना, उसमें हवा ही होती है मेनली, है ना, चिप्स तो कम ही होते हैं, तो उसको ना तुम एज अ सिलेंडर जैसा ट्रीट कर सकते हो, एज अ सिलेंडर जैसा ट्रीट कर सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा एनालॉजी ले सकते हो कि लेयर्स का जो पैकेट है और सिलेंडर जो है उसकी एनालॉजी ले सकते हो, क्योंकि जो एरियल मास डेंसिटी आपकी सिलेंडर में यूज होगी, वही एरियल मास डेंसिटी आपकी लेस के पैकेट में यूज होने वाली है, क्योंकि सिलेंडर आपका अंदर से खोखला होगा, हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला होगा। बात समझ आ गई, कंफर्म करो एक बार दीपायन। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर ठीक है। अच्छा गैस सिलेंडर में ना बच्चों, गैस सिलेंडर भी आपका, आपका गैस सिलेंडर भी, अच्छा बच्चों गैस सिलेंडर भी आप इसी एजम्पशन से लोगे, जो आपका इसका जो आपका इसकी रियल मास डेंसिटी आएगी ना, सॉरी जो आपकी इसकी मास डेंसिटी आएगी ना सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की, वो आपकी गैस सिलेंडर की आएगी। चलिए देखिए, अब जरा देखना, अब थोड़ा ना इसके प्रयोग पे चलते हैं, ठीक है, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इसका, ठीक है, देखना बहुत मजा आएगा तुम्हें क्लास में, देखना। वेट ये सारे फिगर्स मिटा दूं, थोड़ा ना अच्छे नीटली नीटली नोट्स बनाते हैं। वेट, ठीक है, आई गेस तुम लोग समझ चुके, तो इस समय मिटा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा आई होप, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रयोग पे। अच्छा बच्चों चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अब देखो जो हम एलिमेंटिंग सीखने जा रहे हैं ना, सिलेंडर को खोल के रेक्टेंगल बना के एरियल समझ सकते हैं क्या, इफ एयर नहीं है अंदर, हाँ आसान, हाँ आप समझ सकते हो, वो वैसे ही करते हैं, ऐसे ना हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हम एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हो, सिलेंडर को बीच से खोलोगे तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी बनेगी, ठीक है। आई गेस जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं उनने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो जब हम ऑब्जेक्ट्स को खोलते हैं, जैसे हम एक क्यूब को खोलते हैं, एक हम क्यूबॉइड को खोलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा किसी ना किसी ने, पेपर कटिंग कहते हैं इसको, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग है ना, तो वो सब आपको काफी हेल्प करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जैसे लेट्स मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सोचने दो, हाँ जैसे आप एक सुनो, जैसे आप एक हॉलो सिलेंडर को खोलते हो बच्चों, जैसे आप एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर को जब आप खोलोगे तो क्या ऐसा बन जाता है, ऐसा, मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़ी थिकनेस होती है, रेक्टेंगल जैसा बनता है, ऐसा बनता है क्या, ये क्या होता है जब आप इसको खोलते हो रेक्टेंगल बनता है, तो ये कैसे लिपटते लिपटते खुलता है, जैसे वो नहीं होता, जैसे रोलिंग मैट खुलते हैं, जैसे टॉयलेट पेपर खुलता है, वैसे ये खुलेगा, जब आप इसको एक जगह से कट करोगे ऐसे ही खुलेगा, ये रेक्टेंगल जैसा बनेगा। किसी ने कहा कि भैया ये क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने, जो दो सर्कल्स आ रहे हैं, क्योंकि भाई वहां पे हवा है, वहां पे कुछ नहीं है, ये ना यहीं पे इंक्लूड हो गया है, यहाँ पे इंक्लूड हो गया, जो साइड है ना इनकी, यहीं पे इंक्लूड हो चुका है, यहीं पे इंक्लूड हो चुका है। बात समझ आ गई, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करोगे यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों,
ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, आई होप अब मैं धीरे धीरे आपको बीच बीच से कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बीच में यूज होएगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। ठीक है, अब शुरुआत कर ले। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगी जब रोटेशन में हम, सॉरी निकाला होगा तुम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि रोटेशन में यहाँ पे पढ़ाऊंगा बट बार बार से पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जब निकालोगे सबसे मेन थिंग। ठीक है, अब जब आप 12th में इलेक्ट्रो पढ़ोगे, प्रयोग होगा इसका बहुत ज्यादा। ठीक है, आप जब कुलम्स लॉ लगाओगे फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडीज तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा, और 12th में तो भर भर के यूज है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अब जरा देखना बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक रॉड से। ठीक है, एक रॉड से। और यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी आता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, सुनना जरा। देखो, आपकी क्या, आपकी ना एक रॉड पड़ी हुई है ऐसे, रॉड पड़ी हुई है। अच्छा मेरे को बात बताओ बच्चों, इसमें कौन सा मास डेंसिटी यूज करोगे? अगर रॉड ऐसी दिख रही है, अगर रॉड आपकी ऐसी दिख रही है, कौन सी मास डेंसिटी यूज करोगे? कौन सी मास डेंसिटी यूज करोगे आप? कौन सी मास डेंसिटी यूज करोगे अगर आपकी रॉड ऐसी दिख रही है? एरियल इफेक्ट, वेरी गुड अनुराग, शाबाश। मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी, वेरी शाबाश। सबका आंसर देखने तो एक बार। लीनियर अज्यूमिंग थिकनेस नेग्लिजिबल, नहीं नहीं शौर्य, थिकनेस तो दिखाई है ना मैंने, नेग्लिजिबल थोड़ी है। जब मैं थिकनेस नेग्लिजिबल दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा मैं, बस ऐसे। क्या बच्चों इस पर्टिकुलर केस में मैं एरिया लूंगा, एरियल मास डेंसिटी यूज करने वाला हूं? बताओ, है ना? एक्चुअली पता होता है क्या, मैं तुम्हें बात बताऊं, बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि भैया देखो, जब हम बुक में क्या होता है, ये रॉड गिवन होती है ऐसी, और ना इसको लीनियर मास डेंसिटी बोल देते हैं, इसको लैम्डा बोल देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज, यार यहाँ पे थिकनेस भी तो है। बट उन गधों को ये समझ नहीं आता कि भाई बुक वाले ने तुम्हारी मदद की है, बुक वाले ने इस रॉड को ऐसे ना बनाए बजाय ऐसे बना दिया गया और बोल दिया कि इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। वो बुक वाला इतना समझता है कि तुम इतने समझदार हो कि तुम इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानोगे। ठीक है, अब यूज करो आप, अब यूज करोगे आप लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो आपको समझ आ गया कैसा ना? अच्छा, अगर मैंने बोला ये रॉड यूनिफॉर्म है, सुनो, अगर मैंने कभी बोला कि ये रॉड आपकी यूनिफॉर्म है, तो क्या ऑटोमेटिकली आप लैम्डा को यूनिफॉर्म ले लोगे कि भैया रॉड बनी कैसे है? राइट, रॉड कैसे बनी होगी? एम बाई एल, राइट, एम बाई एल आपका इक्वल आएगा। अगर मैंने कभी बोल दिया कि आपकी जो रॉड है वो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट लेंथ आपका मास बराबर है। ठीक है, यूनिट यूनिट अगर मैं आपको यूनिफॉर्म रॉड बोल रहा हूँ तो उसका भी मतलब एक ही है। ठीक है, तो आपको कभी कभार ना बोल दिया जाएगा यूनिफॉर्म स्फेयर, यूनिफॉर्म ये, यूनिफॉर्म वो, आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा यूनिफॉर्म लैम्डा, यूनिफॉर्म सिग्मा, ये नहीं बोलेगा। आपको बोलेगा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए अब जरा सुनना मेरी बात। देखो, आपको दे दिया कि यूनिफॉर्म रॉड्स की हम ना आदत डालते हैं अपनी यूनिफॉर्म वर्ड यूज करने की, यूनिफॉर्म रॉड। अच्छा अच्छा, अब इन सबको अप्रोच करने से पहले ना आपको एक फंडा बताता हूँ, बहुत तगड़ा फंडा। यूनिफॉर्म मतलब मास डेंसिटी कांस्टेंट ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, मास डेंसिटी कांस्टेंट। हाँ, यूनिफॉर्म मतलब हाँ ये हो गया ना सिग्मा, सॉरी इसमें लैम्डा कांस्टेंट हो गया। और लैम्डा कांस्टेंट की हमने कंडीशन ऊपर देखी, क्या यूज करके? एम बाई एल। अच्छा बच्चों, एक और बात, अगर आपको कभी लैम्डा कांस्टेंट है तो याद करो ये डीएम बाई डीएल कैसे आया था। क्या मैं लैम्डा को डीएम बाई डीएल भी लिख सकता हूँ अगर मेरा लैम्डा कांस्टेंट है? दोनों लिख सकता हूँ मैं। अगर लैम्डा मेरा कांस्टेंट है तो लैम्डा को मैं एम बाई एल भी लिख सकता हूँ, डीएम बाई डीएल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही बात है यार। ऐसा सोच रहा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये जो एक वायर थी, इसका मास आपका लेंथ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैंने ना यहाँ से 1 मीटर की लेंथ पकड़ी, 1 मीटर की, और उसका मास क्या है? 2 किलोग्राम। अब यूनिफॉर्म है तो आप कहीं से भी 1 मीटर की लेंथ पकड़ो, उसका मास क्या आएगा बच्चों? 2 किलोग्राम ही आने वाला है। बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक लेंथ पकड़ी, कितनी कितने की लेंथ पकड़ी? 0.00000000001, इतने की लेंथ पकड़ी, इतने की। ठीक है, तो इसको इतना लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं सीधा? डीएल। क्या लिख देते हैं? डीएल। क्या ये बच्चों, क्या मेरे को बात बताओ, क्या ये क्वांटिटी मेरी जीरो की तरफ भाग रही है क्या? क्या ये क्वांटिटी मेरी जीरो की तरफ भाग रही है क्या? क्योंकि जब आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा? 1 बाय नीचे इतने जीरो आ जाएंगे। आप एक टॉफी को पूरी दुनिया में बांट रहे हो, कितने कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? 3 बिलियन लोग हैं ना, आई गेस। ठीक है ना? ठीक है, आप एक टॉफी को 3 बिलियन लोगों में बांट रहे हो, तो आप समझो एक पे कितना आने वाला है। ठीक है, तो वही कहानी होगी आगे। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने यहां से इतने की लेंथ पकड़ी, मैं इसको डीएल बोल देता हूँ। ठीक है, वो तो मेरी मर्जी में कितना, मैं पर यूनिट लेंथ मैंने फिक्स थोड़ी किया है कि आप बस 1 मीटर ही ले सकते हो। ठीक है,
या आप उसका मैग्नीट्यूड बस एक ही ले सकते हो, आप 2 मीटर भी ले लो, पर हर रॉड के लिए फिर आप दो 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 लेना, तो आपको मास सेम मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहां से डीएल लेना शुरू किया कि भैया मैंने क्या किया, इस रॉड से मैंने ये डीएल लेंथ पकड़ी, इसका मास क्या है मेरा, डीएम आया, कुछ भी मास है, लेट्स से डीएम आया। यहां से जब आप डीएल पकड़ोगे क्या आएगा, मास डीएम आने वाला है। यहां से डीएल पकड़ोगे क्या मास आने वाला है, डीएम। ये है आपका, तो आपको समझ आ गया कि भैया यहां पे मैं लैम्डा को डीएम बाई डीएल भी लिख सकता हूं और एम बाई एल भी लिख सकता हूं, बट अगर मेरी लीनियर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप लैम्डा को ओनली डीएम बाई डीएल ही लिखने वाले हो। सबको फंडा समझ आ गया वाला, कंफर्म करिए एक बार, समझ आ गया सबको, गुड। चलो अब चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, इस अच्छी कहानी की। अब देखो, अब ना, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे हम सीखेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब जो आपको ना कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम क्या करेंगे, देखो हमारा मेन फंडा, हमें मासेस निकालने हैं। जितने भी मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, इनके मासेस निकालने विद द हेल्प ऑफ मास डेंसिटीज। अब मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, कोई भी चीज को करने से पहले ना एक बात जरा मेरे ध्यान से सुनना, कि हम सबसे पहले ना ये सोचेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा, ठीक है। हम हमेशा ये सोचेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये कैसे बना होगा, यही सोचेंगे बस, ठीक है। चलिए सबसे पहले ना मैं ये अलग ये केस नहीं लेता, रुको ना, मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का केस लेता हूँ, रेक्टेंगुलर प्लेट का केस लेता हूँ, देखो मैंने, चलो इसको बीच में मास से भर देता हूँ। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये है मेरे पे, ये मेरे पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब मैं इसका एग्जांपल कैसे दूं, हाँ, आपने वो देखी है बुक, बुक देखी ना, अगर बुक की आप थिकनेस बहुत कम कर दो, मतलब उसमें 0 पेजेस है, ठीक है, और उसको पिचका दो, तो वो आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी बनेगी, बीच में भी मास है, मतलब मास एरिया पे है ना। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे हम एरियल मास डेंसिटी यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम एरियल मास डेंसिटी यूज करने वाले, बिकॉज मास जो आपको एरियाज पे पड़ा हुआ है ना, मास आपका एरिया पे पड़ा हुआ है। तो पहले मैंने लिख दिया कि भैया आपकी ना ये यूनिफॉर्म प्लेट आपको गिवन है, यूनिफॉर्म प्लेट आपको गिवन है। यूनिफॉर्म प्लेट मतलब क्या बच्चों, सिग्मा मेरा कांस्टेंट हो गया क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस सिग्मा को एम बाय ए और डीएम बाय डी दोनों तरह से प्रयोग कर सकता हूं। अच्छा बच्चों, अब सिर्फ मेरे को बात बताओ, ये बना कैसे होगा। मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, आप बस सहमति देना कि हाँ भैया ऐसे भी बने होगा, है ना। क्या ये ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस अगर मैं लूं, ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस अगर मैं लूं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ऐसे बना सकता हूं मैं इसको, और मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड कर दूं, तो क्या मेरे को ये पूरी फिगर मिल जाएगी। सोचो ना, ऐसे अगर मैं ऐसे छोटे 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 सेम, सबका एरिया सेम है, अगर मैं ऐसे ही ऐसे 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 ऐड कर दूं सबको, तो क्या मेरे को पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट मिल जाएगी, तुम कहोगे हाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका होगा बच्चों कि मैं स्ट्रिप्स लेके कर लूं, स्ट्रिप्स लेके कैसे, देखो अगर मैं ऐसे स्ट्रिप्स लूं, देखो ऐसे स्ट्रिप्स लूं, ध्यान से देखना, ऐसे स्ट्रिप्स लूं, ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिप्स को लेता रहा हूं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे अगर मैं स्ट्रिप्स को लेता रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देख देख रहे हो, जब मैं ऐसे ऐसे लेता रहूंगा, ऐसे ऐसे लेता रहूंगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, अरे ऐसे ऐसे जब मैं लेता रहूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरा दूसरा मेथड है। लाइन से नहीं, सैम, सॉरी सैम कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम तुम्हारा अजीब सा है, थोड़ा नाम ठीक से रखा करो यार, जो घर का नाम है वही रखा करो। लाइंस नहीं ले रहे हम यहाँ पे हम एक, अरे चाचा, हम लाइंस नहीं ले रहे, हम ऐसी एक प्लेट ले रहे हैं, एक बहुत छोटी सी प्लेट ले रहे हैं। जब मैं ऐसी छोटी छोटी रेक्टेंगुलर प्लेट्स, ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स ही है, जब मैं ऐसे छोटी छोटी रेक्टेंगुलर प्लेट्स को लेता रहूंगा लेता रहूंगा लेता रहूंगा, और जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे को फाइनली एक पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट मिल जाएगी। कंफर्म करिए भाई, क्या ये मेरा दूसरा मेथड हो सकता है रेक्टेंगुलर प्लेट को बनाने के लिए, है ना। ये तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए, राइट, ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए। अब मैं बारी आती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले लूं भाई, क्या दिक्कत है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी ले लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स ले लो, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आपका पूरा बन जाएगा, है ना, ऐसे भी आपका पूरा ये बन जाएगा। ये समझ आ गया, 3 तरीके हैं, तीनों से हम इंटीग्रेट करेंगे, सुनना। पहला, भैया डीएम मासेस ले लो, दूसरा कि आप स्ट्रिप्स ले लो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा और तीसरा मेथड है मेरा। चलिए शुरुआत करें क्या, शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज, अगर आपको कहीं भी डाउट आप पूछ सकते हो, एक एक चीज आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। 12th में जाने से पहले ये सब चीज आपकी टिप्स में होनी चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको ना गिवन है रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसकी लेंथ आपको एल गिवन है और हाइट आपको एच गिवन है। अच्छा, मैंने सबसे पहले वो दूसरा और तीसरा मेथड कराता हूँ, और फिर पहला मेथड मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी कराऊंगा, मतलब इसके बाद, पहले और दूसरे मेथड के बाद। देखो
बच्चों आपको पता है कि भैया एक काम करता हूं ना, पहले वर्टिकल स्ट्रिप्स लेना शुरू करते हैं। कैसे लेके जरा ध्यान से सुनो, उसकी कैलकुलेशन कैसे करके ध्यान से सुनो। बच्चों यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाओ, सुनना, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस की, एक डीएक्स थिकनेस की, डीएक्स थिकनेस समझ गए कि भैया थिकनेस टेंडिंग टू जीरो, थिकनेस टेंडिंग टू जीरो, यही होता है डीएक्स का मतलब, थिकनेस टेंडिंग टू जीरो, यही होता है डीएक्स का मतलब, बताया था ना। एक्स जो है मतलब जो इनके बीच का थिकनेस है वो क्या है, जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, मतलब वो 0.0000000001 इतने को थिकनेस होगी इसकी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली डीएक्स से लिख दिया कि भैया मैं एक्स पे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, और मैंने डीएक्स की थिकनेस ले ली, और मैंने डीएक्स की थिकनेस ले ली है। अच्छा, और ये जो स्ट्रिप एक्चुअली ली है ना, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो यही तक है। अरे यार एक सेकंड को, हाँ ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारी यही तक है, तो स्ट्रिप्स मैंने ऐसे लिए, देखो ये इतनी ली है ऐसे। ठीक है, ऐसे। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिप है, अच्छा आपको ये ना ये देखो, देखना, क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की हाइट मेरी एच है क्या? क्या ये जो मैंने ये ली है स्ट्रिप्स, सॉरी स्ट्रिप्स नहीं कह रहा, यू कैन से टाइप ऑफ रेक्टेंगल जो मैंने लिए, बहुत छोटा सा रेक्टेंगल जो लिए जिसकी थिकनेस dx है, क्या उसकी हाइट एच दिख रही है क्या आपको? हाइट एच है इसकी। अब मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर जो मैंने एलिमेंट लिए, इसको हम बोलते हैं, मैंने इसको एलिमेंट लिए, इसको हम बोलते हैं, इसको ये मैंने, ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट टेकिंग हम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि भैया ये जो मैंने ये लिया ना, ये जिसकी थिकनेस dx है और उसकी हाइट h है, ये मेरा क्या है, एलिमेंट है। इसको हम बोलते हैं क्या, ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, क्या ये मेरा एलिमेंट था? मैं एलिमेंट पे अब एनालाइज कर रहा हूँ, देखो एलिमेंट पे अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, देखो। ओके, अच्छा बच्चों क्या ये मेरा एलिमेंट था? क्या ये मेरा एलिमेंट था? है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों? dx है, और इसकी हाइट कितनी है? h है। बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत छोटी है, चलो मेरे को बात बताओ, अगर इसकी थिकनेस जीरो होती, अगर इसकी थिकनेस जीरो होती बच्चों, तो क्या ये हाइट h की एक लाइन बनती? अगर इसकी थिकनेस जीरो होती, मैं बस इसकी बात कर रहा हूं, मैं बस इसकी बात करूं, सारा भूल जाओ अभी के लिए। अगर इसकी थिकनेस dx की जगह जीरो होती, dx और जीरो में फर्क होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, dx आपका टेंडिंग टू जीरो है, और जीरो आपका एग्जैक्ट जीरो है, कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या यहाँ पे अब आप लैम्डा यूज करते हैं, क्योंकि अब मास आपका लाइन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका जो मास लिए आपने पूरे एरिया पे लिया है, ठीक है, बट जब आप इसकी dx को जीरो पुट कर दोगे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये लाइन पे मास आ चुका है अब, तो आप क्या यूज करोगे अब, लैम्डा, समझ रहे हो? तो बच्चों जैसे ही मैं, जैसे ये मैंने लाइन ली राइट, यहां से अगर मैं अपनी थिकनेस को इंक्रीज हल्का 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 करता रहूं, तो क्या एरिया मेरा हल्का हल्का आता रहेगा क्या? बताओ, क्या एरिया मेरा हल्का हल्का आता रहेगा क्या, एरिया मेरा हल्का हल्का बढ़ता रहेगा क्या? जैसे जैसे मैं, सुनो, जैसे जैसे मैंने ऐसे लेना शुरू किया, देखो पहला मैंने ऐसे लिया, ऐसे हल्का सा, राइट, ये दो लेयर्स आ गई, अब एरिया आना शुरू हो चुका है, अब जो मास है मेरा वो लाइन पे नहीं पड़ा हुआ है, अब एरिया पे आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अच्छा बच्चों मेरे को ना एक चीज बतानी थी, क्यों मैंने ये क्यों बताया, ध्यान से सुना, तुम्हें अपने आप समझ आएगा। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर का एरिया लिखने जाऊं, एरिया, तो क्या यहाँ पे मैं एरिया को ए लिखूंगा या डीए लिखूंगा? हाँ एरिया एच इंटू डीएक्स होगा, सही है। इसका जो मैं एरिया लिखने जाऊंगा, तो मैं एरिया को ए लिखूं या डीए लिखूं? क्या लिखूं, ए लिखूं या डीए लिखूं, बताओ। और इसके पीछे का रीजन भी बता दो जरा फटाफट, उसके पीछे का लॉजिक, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्यों डीए क्यों लिखा है? जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से किटकैट मिलेगी, बताओ। डीए बिकॉज डीएक्स इज वेरी स्मॉल, ओके, ठीक है, कोई बिल्कुल सटीक रीजन बताया ना, मजा आ जाएगा। कोई बताना चाहेगा, कोई कष्ट करना चाहेगा कि बिकॉज द एरिया वी आर टेकिंग इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो बिकॉज ऑफ डीएक्स? शौर्य का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, शौर्य आंसर ठीक है तुम्हारा, आंसर ठीक है। शौर्य ने सही कहा है कि इसका जवाब हाँ, क्योंकि ये जो dx है ना, ये dx खुद टेंडिंग टू जीरो है, राइट, तो इसका जो एरिया आएगा, क्योंकि एरिया आपका पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया जो है आपको पूरा dx पे डिपेंड कर रहा है, राइट, अगर dx को आप जीरो पुट कर दोगे तो आप पे एरिया ही जीरो आ जाएगा, आपका एरिया आने नहीं वाला, फिर वो तो लाइन पे मास आने लग जाएगा। ठीक है, ऑल इट, हाँ वी आर टेकिंग इन्फिनिटली स्मॉल एरिया। ठीक है, तो आप जब आप इसका डीए लिखोगे ना बच्चों, डीए लिखोगे, तो डीए क्या आएगा,
डीए की वैल्यू बताना जरा। डिपेंड डीए क्यों नहीं होगा? डिपेंड डीए क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ बच्चों। डीए बताना, डीए क्या लिखोगे? क्या डीए को एच इंटू डी एक्स लिखोगे क्या? क्या डीए को एच इंटू डी एक्स लिखने वाले हो? अच्छा ठीक है। अब मैं तुम्हें एक प्रूफ दिखाता हूँ, सुनो एक प्रूफ दिखाता हूँ तुम्हें। डी इज इक्वल टू डी, क्या कह रहे हो? एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई है। कहा दीपायन, क्या बोल रहे हो? डी ए डी एक्स इंटू डी वाई है? नहीं तो। अरे दीपायन, हम ये स्ट्रिप लिए दोस्त, ये स्ट्रिप लिए ना, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। स्ट्रिप की इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की थिकनेस dx है ना, और इसकी हाइट h है, इसकी लेंथ h है, उसकी थिकनेस dx है। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एरिया पूछ रहा हूँ मैं उसमें, बस इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पूछ रहा हूँ। तो क्या h इंटू डी एक्स नहीं आएगा क्या? और उसको dA ही लोगे ना? क्या हो गया दीपायन, क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको ना एक प्रूफ दिखाता हूँ, सुनो। क्या h मेरा कांस्टेंट है क्या? क्या h मेरा कांस्टेंट है? कैपिटल H मेरा टाइम के साथ या x के साथ वेरी तो नहीं कर रहा? बताओ, देखो एक बार खुद से आंखें आंखें खोल के देखो। क्या एक कैपिटल एच मेरी कांस्टेंट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो क्या इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ क्या मैं इसको? मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, ठीक है। हाँ कांस्टेंट है, वेरी गुड, वेरी गुड अंशिका, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो, जब आप इस पर्टिकुलर, आपने कैसे किया था, मैं क्या कह रहा था कि भैया जब आप इन एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे ऐड करते रहोगे, कहां से कहा, 0 to कैपिटल L, जब मैं इनको ऐसे वैरी कराऊंगा 0 से लेके L तक, कैपिटल L तक, जब मैं ऐसी स्ट्रिप्स को ऐड करता रहूंगा, तो क्या मेरे को पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा क्या? रेक्टेंगुलर प्लेट मिल जाएगी। अब इसका प्रूफ यह है, देखो। 0 पे जब x 0 था, बच्चों मेरे को बात बताओ, जब x था ही नहीं, तो आपको पीछे ये वाला रीजन बताया ना मैंने कि अगर यहाँ पे dx 0 हो जाए तो इसका एरिया क्या आएगा? 0। और ये अब लेंथ, अब जो मास है लेंथ पे आने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर डी, अच्छा अच्छा बच्चों, अगर x 0 है, x में हम बड़े ही नहीं, तो एरिया मेरा 0 आएगा। दिख गया सबको? सबको दिख गया? अगर x मेरा है ही नहीं, x अगर है ही नहीं, बस ओनली h है, ओनली h है, x में हम बड़े ही नहीं, ऐसे देखो ना, अगर ओनली ये है, x में हम बड़े ही नहीं, तो एरिया मेरा 0 आएगा। तो जब x मेरा 0 था, एरिया मेरा 0 था। जब x मेरा कैपिटल L होगा, कैपिटल L ये पूरी लेंथ है, मतलब मैं पूरी लेंथ को कवर कर चुका हूं, मतलब मेरी जो स्ट्रिप्स है ऐसे, मैंने इनको 0 से लेके L तक ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स को ऐड करता गया करता गया करता गया, 0 से लेके L तक, ठीक है। ऑल इट, तो क्या मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा क्या? टोटल एरिया मिल जाएगा मेरे को, ओके। प्रूफ आ गया क्या बच्चों? एरिया क्या होगा इसका? h इंटू एल। और यही तो होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ रेक्टेंगल का, कंफर्म करिए। दिख गया? दिख गया क्या सबको? ठीक है, कंफर्म करिए, दिख गया सबको? ये होता है आप जब प्योर फंडामेंटल्स पे बात करते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ से आपने ये चीज कर ली, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे तो एरिया निकाला, बस देखो एरिया मैंने आपसे प्रूफ करा दिया कि आपका देखो एरिया जो आता है वो h इंटू एल आएगा, ठीक है। ओके, एक बार ना मैं यहाँ पे तो बहुत राइटिंग गंदी होगी, कोई बात नहीं, मैं ना नोट्स बाद में सही से लिख के दे दूंगा। चलो अभी तो राइटिंग गंदी होगी तो हो गई। अच्छा, अब जो ध्यान से देखना, अब ना इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते, जरा ध्यान से सुनना। इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको। अब बच्चों मेरे को बात बताओ, ओके, क्या ये जो मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, ये जो मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, क्या इस एलिमेंट पे भी जो मास है मेरा एरिया पे पड़ा हुआ है? ये बीच में खोखला नहीं है बच्चों, बीच में ना मास पड़ा हुआ है, बीच में ना खोखला नहीं है, यहाँ पे पूरे पे मास पड़ा हुआ है ना। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर जो मैंने एलिमेंट पकड़ा है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए भी क्या मैं सिग्मा का प्रयोग कर सकता हूँ? क्योंकि एलिमेंट एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल ही तो है, एलिमेंट रेक्टेंगल के किसी पार्ट में ही आता ना। बताओ ले सकता हूँ क्या बच्चों में? क्या इस जो मैंने रेक्टेंगुलर ये लिया है, राइट, इसके एरिया पे भी मास पड़ा हुआ है, तो मैं इसके लिए सिग्मा मास डेंसिटी कह रहा हूँ, एरियल मास डेंसिटी यूज कर सकता हूँ। हाँ दीपायन दिखाओ एक बार, दिखाओ क्या आप कह रहे हो। अच्छा बच्चों जरा देखना, यहाँ पे आप सिग्मा, अच्छा यहाँ पे आप, ओके बच्चों मेरे को बात बताओ, यहाँ पे आप सिग्मा को क्या लिखोगे? सिग्मा क्या होगा आपका? इसका मास क्या होगा? डीएम, इसकी थिकनेस क्या होगी? डीएम। अच्छा बच्चों एक बार, एक सेकंड रुकना दीपायन, एक सेकंड रुकना बच्चों, जरा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। सही है, सही है दीपायन, वही करा रहा हूँ दीपायन, वही करा रहा हूँ बच्चों, वही करा रहा हूँ, वही कराने जा रहा हूँ, बस डबल इंटीग्रेशन वाला ना वही कराने जा रहा हूँ इसके बाद। बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मेरी थिकनेस डीएक्स है, थिकनेस अगर मेरी डीएक्स है, तो क्या इसका मास भी मेरा बहुत छोटा होगा?
इसका मास भी मेरा बहुत छोटा, आप कंसीडर कर सकते हो कि भैया इसका जो मास होगा वो भी बहुत छोटा होगा, इसका जो डीएम होगा, इसका मास होगा वो भी आप उसको डीएम ही ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें सबको, ठीक है। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे मैं जो इसका रॉड का मास जो डीएम है मेरा, क्या उसको मैं सिग्मा इंटू डीए लिख सकता हूँ क्या? ये मैथमेटिक्स सबको आती है, आता है सबको? x इज इक्वल टू वाई अपॉन टू, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2x, ठीक है। आई गेस ये तो सबको आता होगा, इसका किसका बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब देखो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, हम पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का मास भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब मास मेरा 0 था तो एरिया मेरा 0 था, जब मास मेरा कैपिटल एम होगा तो बच्चों डीए क्या आ रहा था मेरा, डीए डीए किसके बराबर आ रहा था बच्चों मेरा? अच्छा एक सेकंड वेट, ऐसे नहीं होगा, रुको देखो, देखना जरा बच्चों, डीएम किसके बराबर आ रहा है मेरा, डीएम सिग्मा इंटू डीए के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे डीए की जगह, क्या डीए की जगह यहाँ पे मैं डीए की जगह एच इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? अंशिका समझ आएगा? क्या डीए की जगह मैं एच इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? एच इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ ना? सिग्मा कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, क्या मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ क्या बच्चों? ले सकता हूँ। सिग्मा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म प्लेट बोलिए ना, यूनिफॉर्म प्लेट, सिग्मा कांस्टेंट, याद आ गया? ठीक है, तो सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल एच कांस्टेंट है, जिसका आप पूरे का मास निकाल सकते हो 0 टू एल। तो आपका जो मास आ रहा है इस पूरी का कितना आ रहा है, सिग्मा एच एल। बात समझ आ गई सबको? अब इसका प्रूफ दूं, इसका प्रूफ दूं कि सिग्मा एच एल क्यों आ रहा है? भैया तो आपने अपने से निकाला, हो सकता है इसमें कोई गलती हो, कैसे हमें कैसा पता? प्रूफ चाहिए सबको इसका? अच्छा, प्रूफ चाहिए ना सबको इसका? अच्छा बच्चों, अगर मैं पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का सिग्मा लिखना चाहूँ, पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का अगर मैं सिग्मा लेना चाहूँ, पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का अगर मैं सिग्मा लेना चाहूँ, तो क्या मैं पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का मास डिवाइडेड बाय पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया, पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया कितना आता है बच्चों? पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या एल एच आएगा, एल एच लेंथ इंटू ब्रेथ, एल एच सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय एल एच। क्या सबको दिख चुका है क्या एक चीज कि भैया, अरे ये दोनों तो बराबर आ गए, हो गया प्रूफ? प्रूफ हो गया क्या कि भैया जो हमने अप्रोच किया, मतलब यहाँ पे बिल्कुल अप्रोच हमने बिल्कुल सही किया, दिखे सबको? शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। आई गेस यहाँ पे ना फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। हम ना थोड़े फंडामेंटल्स बारीकी में जाके इंप्रूव कर रहे हैं कि ये क्यों और ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं और ये क्यों, ठीक है, यही क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया, सब हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आई गेस सबको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा बच्चों, क्या सेकंड वाला जो मेथड है जिसमें हम ऐसे स्ट्रिप्स लेते हैं, ऐसे ऐसे, क्या ये वाला मेथड मैं तुम पे छोड़ दूं क्या? होमवर्क घर में गृह कार्य, हर क्लास का हमारा कुछ गृह कार्य होता है, ये छोड़ दूं? ये तो तुम कर ही लोगे, सेम मेथड है। dy की थिकनेस लेना, x लेंथ, सॉरी l लेंथ है उसकी, dA क्या आएगा, l इंटू dy, ठीक है, और सिग्मा का प्रयोग करना, आंसर आ जाएगा। सिर्फ dh लेना है, राइट, dh लेना है, dh ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके टॉप क्लास मेथड पे, जो कि दीपाई ने अभी अभी मेरे को भेजा है, एंड इसका आता है मेथड ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा मेरे को पुश करना पड़ेगा तुम लोगों को, जरा ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म प्लेट ही है बच्चों, ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेट ही है। अच्छा, याद करो, मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के 3 तरीके बताए थे आपको, कौन कौन से? कि भैया पहले आप डीएम मासेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंज करते रहो, ठीक है। दूसरा कि भैया आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले लो, तीसरा आप वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लो, इसके अलावा आप नहीं बना पाओगे इसको, ठीक है। ओके बच्चों देखो, मैंने ऐसे ऐसे डीएम लेना शुरू किया ऐसे, और ये रेक्टेंगल ही होने चाहिए, ठीक है, ये डीएम्स आपके रेक्टेंगल ही होने चाहिए, रेक्टेंगल ही होने चाहिए। अच्छा, और वर्टिकल भी लूंगा, हॉरिजॉन्टल भी लूंगा। बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना। इसकी लेंथ एल और एच थी बच्चों, इसकी लेंथ एल और एच थी, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे मैंने डीएक्स थिकनेस की, डीएक्स थिकनेस की एक वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल स्ट्रिप पकड़ी, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करी, ताकि मेरे को ना एक बॉक्स मिल जाए, ये वाला एक बॉक्स मिल जाए, डीएम मास मिल जाए, ये वाला। अच्छा बच्चों, ये जो आ रहा है ना, ये वाला रीजन, ये देखो, ये आपका, जिसको आप ऐड करते रहोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो आपको एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर प्लेट मिल जाएगी। सबको समझ आ गया बच्चों?
सबको समझ आ गया? अच्छा, आपने एक चीज और ऐसे सोच सकते हो, अगर आप में थोड़ा इंट्यूशन अच्छा है तो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट है आप पे, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, इसकी हाइट एच है, तो डीएम को बच्चों मेरे को ना साइमल्टेनियसली एक ही साथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बस एक टाइम पे एक ही साइड पे ऐड करते गए तो आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नहीं मिलने वाली है अच्छे से। क्या होगा मैं बताऊं, देखो कुछ बच्चे सोच रहे कि भैया हम क्या करें, देखना यहाँ पे भी इस लेवल पे बात कर रहे हैं, देखना जरा, देखो जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट है ना बच्चों, मैंने क्या कहा कि हम डीएम को कैसे ऐड करेंगे, साइमल्टेनियसली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब तुमने कहा अगर मैं ना करूं तो, राइट, ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर ना करे तो क्या होगा। तो जरा सुनो, तो क्या होगा, लेट्स से आपने पहले हॉरिजॉन्टली ऐड करना शुरू किया, डीएम डीएम डीएम, यहाँ पे मास आ चुका है डीएम, ठीक है, आपकी इतनी इतनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन चुकी है। अब आप क्या करोगे, अब आप वर्टिकल में ऐड करने लग जाओगे, आपको इतना ही मास मिलेगा बच्चों, आपको ना इतना ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या हमारा ऑब्जेक्ट बस इतना ही था क्या, इतना ये जो शेडेड रीजन बनाया मैंने ये, आपको ना बस इतना ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप साइमल्टेनियसली ऐड नहीं करोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में, तो आपको बस इतना ही रीजन मिलेगा, रादर देन इस पूरे के आपको बस इतना ही रीजन मिलने वाला है, इतना ही। क्या आपको इतना रीजन से सहमत हो गए क्या आप? आपको भाई किसका किसका निकालना, आपको इसका निकालना ना, आपको मास इस पूरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का निकालना मास, ठीक है। बट देखो जब आप एक्स और वाई में, ठीक है, जब आप एक्स और वाई में साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट नहीं करोगे डीएम को, मतलब डीएम को आप सब साइमल्टेनियसली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ऐड नहीं करोगे साइमल्टेनियसली एक ही साथ में, कि एक ब्लॉक राइट में आगे बढ़ाया तो एक ब्लॉक ऊपर बढ़ाया, ठीक है, तो आप गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब देखना जरा। अच्छा बच्चों, और देखो एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके मैंने डी एक्स थिकनेस की ये ली है, एंड एट डिस्टेंस ऑफ वाई पे जाके मैंने डी वाई थिकनेस की ये ली है। तो बच्चों क्या ये रेक्टेंगल जैसा बनेगा मेरा, ये रेक्टेंगल जैसा बनेगा क्या मेरा? तो इसको मैंने ना बाहर निकाल लिया, जरा देखना, जस्ट गिव मी मिनट, तो आपके लिए बना दूंगा। ओके, देखो इसको ना मैंने ये बाहर निकाल लिया, ओके, ये हमारा यही था, इसको ना मैंने जूम आउट किया बच्चों, इसको जूम आउट किया, ठीक है। अच्छा, क्या ये डीएक्स होगी, कंफर्म करिए, क्या ये डीएक्स होगी क्या? डिपाइन आई गेस, तो मैं यहाँ पे एक डाउट आने वाला है, वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी। यहाँ पे लेंथ इसकी डीएक्स होगी, और क्या इसकी विड्थ डीवाई लोगे आप, ठीक है, और क्या अब इसका आप एरिया क्या लोगे, ए लोगे डीए लोगे, फटाफट बताओ। एरिया लोगे, एक एरिया क्या लोगे इसका, ए लोगे या डीए लोगे? डीए लेगे सब, डीए। इसका लॉजिक बताना सब कि भैया डीएक्स हमारा जो एरिया होता है किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे, एक्स इतना छोटा है तो हमारा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, डी आने वाला है, ठीक है, ओके। तो जो डी आएगा बच्चों क्या आएगा, डीएक्स इंटू डी वाई। अब आपका ना एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ, सुन लो। अगर आप में से किसी ने ओलंपियाड लेवल तक तैयारी की है 11th तक, डिफाइन तुमने आई गेस की होगी, तो तुमने देखा होगा कि भैया जब हम कैटरी प्रॉब्लम्स करते हैं एनएलएम में, तो वहां पे बहुत जगह डीएक्स इंटू डीवाई वाली टर्म आती है, देखा डिफाइन, है ना, देखा ना, डीएक्स इंटू डीवाई, तो ना वहां पे हम डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर देते हैं, वहां पे ना हम इसको डायरेक्टली जीरो पुट कर देते हैं। डीए को देखा होगा दीपायन, कि जब हम क्या करते हैं वहां पे ना, कैटनरी प्रॉब्लम्स बच्चों में कराऊंगा, ठीक है, आप लोगों को कराने वाला हूं मैं एनएलएम में, वो थोड़ी बीएससी लेवल की चीजें, बीएससी फिजिक्स की चीजें, ठीक है, शायद जीरो नहीं। सुनो मेरी बात सुनना जरा बच्चों, आगे जाके ना हम डीएक्स इंटू डीवाई को हम ना जीरो पुट करने वाले, क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनेटली स्मॉल नंबर इज नॉट जीरो बट टेंड्स टू जीरो, इट्स नॉट जीरो बट इट टेंड्स टू जीरो। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है दोस्त, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है, इट ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। आप ऐसे 3 ले जाओ, 4 ले जाओ, 4 5 ले जाओ, 10 ले जाओ, इट विल टेंड टू जीरो, इट विल नेवर बी जीरो। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अ क्वांटिटी इज जीरो एंड अ क्वांटिटी इज टेंडिंग टू जीरो। सबको बात समझ आ गई बच्चों? बच्चों सबको बात समझ आ गई क्या? सबको बात समझ आ गई सबको? कंफर्म करिए। आगे जाके ना मैं आपको बताऊंगा कि हम ना डीएक्स इंटू डीवाई को डायरेक्टली जीरो पुट कर देते हैं, ऐसा डिफाइन पता हम क्यों करते हैं? तुमने देखा होगा कि भैया कुछ ना कुछ इक्वेशन बनती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लैम्डा डीए समथिंग बनता है, सिग्मा वगैरह, और यहाँ पे एक ये छोटू सी टर्म आ जाती है डीएक्स इंटू डीवाई। तो हम ये कहते हैं कि भैया इन यूनिट्स के कंपैरिजन में, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, सही कह रहे हो दीपन, सही कह रहे हो,
इनकी इनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। तो ये ना इसकी ये जो dx इंटू dy इसको हम जीरो पुट भी कर दे, ठीक है, तो ये इस पे इतना इफेक्ट नहीं डालने वाला है, ठीक है, ये इस पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ आ गया दीपान? इफ यू डोंट इंटीग्रेट इट ट्वाइस देन इट विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड। शाबाश शाबाश, दीपान ने बहुत सही बात बोली है कि भैया अगर हम इंटीग्रेट मतलब दो बार इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है, ठीक है, हर चीज का एरिया जीरो होता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें फिजिकल प्रूफ दिखाता हूँ, ये तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, अब मैं फिजिकल प्रूफ दिखाता हूँ। देखो देखो बात बताओ बच्चों, क्या ये जो मैंने ये स्मॉल m लिया है, क्या इसका एरिया जीरो है क्या? क्या इसका डी जीरो है क्या बच्चों? पता है, मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर रहा हूं। देखो आप अगर यहाँ पे डी को जीरो बोल रहे हो ना बच्चों, तो क्या यहाँ पे आप इन शॉर्ट डीएक्स को जीरो बोल रहे हो? बताओ, अगर आप यहाँ पे डी को जीरो बोल रहे हो तो क्या आप इन शॉर्ट डीएक्स को जीरो बोल रहे हो क्या? मैं अगर बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा बोले कि भैया इसका डी तो जीरो है, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज डीएक्स इंटू डी आपका जीरो होता है, वो गलत पढ़ के आया कहीं से, ठीक है, तो क्या इन शॉर्ट ये कह रहा है मेरे से कि भैया इसका डीएक्स जीरो है, राइट? मतलब ये केस तो कंपलसरी ही है कि अगर आपका डी जीरो है तो डी तो जीरो होना ही होना है, फिर भले डीवाई जीरो हो या ना हो। सबको इतनी बात समझ आ गई बच्चों? इतनी बात सबको समझ आ गई है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब मेरे को बात बताओ, क्या डीएक्स मेरा जीरो होता है या डीएक्स मेरा टेंडिंग टू जीरो होता है? बताओ, डीएक्स मेरा जीरो होता है या डीएक्स मेरा टेंडिंग टू जीरो होता है? डीएक्स मेरा टेंडिंग टू जीरो होता है, बट यहां से तो ये बच्चा कह रहा है कि भैया डीएक्स मेरा जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बंदा गलत हो गया, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि भैया डीए इज इक्वल टू, जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटी स्मॉल नंबर्स को करते हैं, जब हम दो इन्फिनिटी स्मॉल नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो जीरो नहीं आता, वो टेंडिंग टू जीरो आता है। टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू मोर टेंडिंग टू जीरो। नहीं डिपेंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड मोर टेंडिंग टू जीरो, इज जस्ट टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कैलकुलस में पढ़ो तुम लोग, ठीक है, ट्वेल्थ में जाओगे ना, लिमिट्स पढ़ोगे, वहां पे लिमिट्स पढ़ोगे, ठीक है। लिमिट्स में क्या होता है, एक क्वांटिटी के हल्का सा पहले, अब पूछेगा कितना पहले, तुम कहोगे, अच्छा अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि दो और तीन के बीच में कितने नंबर्स है, सब इंक्लूड कर सकते हो आप, रैशनल नंबर सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो, कितने रियल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स बोल दो तो बात अलग है, ठीक है। तो वही ये फंडा आप dx टेंडिंग टू जीरो पे लगाओगे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो पे लगाओगे, वही सेम फंडा, ठीक है। ऑल राइट, चलो बच्चों, आई होप आपको आज क्लास में फील आ रही होगी तगड़ी सी, ठीक है, ओके, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। अब हम आ रहे थे कि भैया देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटी स्मॉल नंबर यू कैन अज्यूम एज टेंडिंग टू एज जीरो। आप इसको डायरेक्टली जीरो तब रखना जब आप ये किसी इक्वेशन में पढ़ा हो और आपको दिख रहा हो कि भैया ये इक्वेशन को इतना इफेक्ट नहीं डालने वाला, मैं इसकी वैल्यू रखूं या ना रखूं, इक्वेशन में इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, तब आप इसको डायरेक्टली जीरो पुट कर दोगे। आईएन पे जो लेवल पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको काफी हेल्प होगी इन सब चीजों से, ओके। अंशिका बात समझ आ गई सब तुमको? अंशिका बात समझ आ रही है? ठीक है, बट भैया dx बाय टू मोर टेन टू जीरो देन dx टेंडिंग टू, क्या कह रहे हो, dx बाय टू टेंस मोर टू जीरो देन dx टेंडिंग टू जीरो। हाँ, कंपैरिजन में कह सकते हो दीपाइन, कंपैरिजन में कह सकते हो कि हाँ अगर dx टेंडिंग टू जीरो और dx बाय टू टेंडिंग टू जीरो में कंपेयर करो तो डेफिनेटली dx बाय टू टेंडिंग टू जीरो ही होगा, ठीक है। बट अगर ऐसे जनरली कहो तो हाँ, अगर तुम उनको कंपेयर कराते तो तुम सही कह रहे थे, अगर तुम उनको कंपेयर कराते कि मोर टेंडिंग टू जीरो देन प्रीवियस वन, तो हाँ dx इंटू डी एक्स, सॉरी dx इंटू डी वाई टेंड्स टू मोर जीरो, राइट, या बहुत यू कैन से मोर टेंड्स टू जीरो देन dx इटसेल्फ टेंड्स टू जीरो। बात समझ आ गई? वैसे दीपायन ना, एक्चुअली ना दीपायन, हम ना ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को, पता क्यों? क्योंकि तुमने एक चीज देखी कि भैया यहाँ पे dx को आपने डिफाइन नहीं किया गया है कि dx की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, बट दीपायन जरा देखना, 0.00000000001 इसको भी मैं dx बोलूंगा, 0.000000001 इसको भी मैं dx बोलूंगा। तो क्या दीपायन तुम न्यूमेरिकली इनमें कंपेयर कराओगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाले का जब तुम हाफ लोगे, ये मतलब समझ रहे हो ना, फिर बहुत ज्यादा वो आ जाएगा। dx कोई न्यूमेरिकल वैल्यू dx को थोड़ी डिफाइन किया गया हमने, है ना, मैंने ये थोड़ी बोला कि dx की वैल्यू आपकी 0.50 के बाद 1 आएगा तभी dx बोलेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। dx तो आपके पास इन्फिनिटली स्मॉल नंबर है, ठीक है। आई गेस कंसेप्ट क्लियर हो गया दीपायन, क्लियर है? दिमाग खुला थोड़ा, दिमाग खुला, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, ये भगवान, एक तो इन लोगों ने पीछे वो चला रखा है। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं डीए को, क्या यहाँ पे मैं डीए को dx इंटू डी वाई लिखूंगा क्या? बताइए,
क्या डीए को यहाँ पे मैं डीएक्स इंटू डी वाई लिखूंगा क्या? कंफर्म करिए। यहाँ पे चले देखिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इसको सेपरेट इंटीग्रेट, इसको सेपरेट इंटीग्रेट, डबल इंटीग्रेशन का प्रयोग आ रहा है। 0 से ए, एक्स कहां से कहां वेरी होगा बच्चों? एक्स कहां से कहां वेरी होगा? 0 टू एल एंड वाई 0 टू कैपिटल एच, 0 टू एल एंड 0 टू एच। तो क्या आपका एरिया दिख गया क्या सबको? एल एच ही आ रहा है, बताइए क्या एरिया आपको दिख गया क्या प्यारे बच्चों? एरिया क्या आ रहा है मेरा? एल इंटू एच ही आ रहा है। दिख गया? दिख गया? शाबाश शाबाश, दिखना चाहिए, ठीक है, चीजों को दिखना चाहिए, आंखें खोल के रखना अपनी। ओके, तो आई गेस आपको पीछे से आवाज भी आ रही है बॉटल वगैरह की, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे आप सिग्मा को क्या प्रयोग कर सकते हो बच्चों? यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, आप सिग्मा को क्या प्रयोग कर सकते हो? इस छोटे मास के लिए लगा रहा हूँ मैं, इस छोटे मास के लिए मैं सिग्मा लगा रहा हूँ, तो क्या इसके लिए मैं डीएम बाई डी लिखूंगा? सिग्मा को लिख सकता हूँ मैं, इसका डीएम मास लिख रहा हूँ बच्चों, इसका डीएम मास लिख रहा हूँ, ये जो छोटा सा मैंने लिया ना, थिकनेस डीएक्स हाइट डी वाई, इसका छोटा सा मास होगा कुछ डीएम, इसका मैं डीएम लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखूंगा डीएम? मैथमेटिक्स लगाऊंगा, सिग्मा इंटू डीए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। अरे यार कैसे गाने चला रहे हैं, देखो सिग्मा इंटू डीए। अच्छा बच्चों, मेरा डीए जो आ रहा था, क्या वो डीएक्स इंटू डीवाई आ रहा था मेरा? सर ये लिमिटेड कैसे पुट करी, लिमिट कैसे पुट करी? कौन सी लिमिट अंशिका? ये 0 टू एल और 0 टू एच, ये 0 टू एल और 0 टू एच, ठीक है, जरा ध्यान से देखो। देखो अंशिका का डाउट है कि आप सर आपने लिमिट कैसे पुट की, ठीक है, ओके वेट। अंशिका का ये डाउट है कि सर आपने लिमिट कैसे पुट की। अच्छा अंशिका इतना क्लियर है कि जो डी है मेरा, ये dx इंटू डी के बराबर है, बताइए इतना क्लियर है कि dx इंटू डी के बराबर है अंशिका? अच्छा अंशिका आप जरा ध्यान से सुनना कि जब आप आपने कौन आपने एलिमेंट जो लिया है उसकी थिकनेस dx और हाइट dy, ऐसा कुछ एलिमेंट दिख रहा होगा ना? मैंने बताया आप इसको साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते रहना है ना। आप इनको साइमल्टेनियसली जब आगे जाते जाते और वर्टिकल में ऐड करते रहोगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है बच्चों, साइमल्टेनियसली तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, कि जैसे जैसे मेरा एक्स आगे बढ़ रहा है उतने में ही वाई आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तभी बच्चों देखो क्या होगा, जब ये एक्स यहाँ पे तो ये कवर करेगा, यहाँ पे ऐसे 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 अब मिलेगी, ठीक है। तभी मैंने जब मेरा dx वैरी करा था तो मैंने इसको 0 टू एल वैरी कराया, क्योंकि जब देखो इनिशियल यहाँ पे था, जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये कंप्लीट एल लेंथ ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है, और जब तक ये एल ट्रैवल कर चुका होगा तब तक ये हाइट एच पे भी पहुंच चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डीएम ले रहे हैं हम ऐसे ले रहे हैं ना ऐसे, तब ये डीएम लास्ट वाला डीएम यहाँ पे फिल होगा। ये जो लास्ट वाला डीएम है, जो लास्ट जिसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट बन जाएगा, वो यहाँ पे कुछ फिल होगा। बच्चों बात समझ आ गई सबको? यहाँ पे कुछ फिल होगा, ठीक है, तभी मैंने लिखा 0 टू एल एंड 0 टू एच। अंशिका बात समझ आ गई? अंशिका बात समझ आ गई? हाँ ठीक है, ज्यादा थक गए बिल्कुल बोलते बोलते, एक सेकंड जरा ब्रेक देना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे सिग्मा को क्या डीएम बाई डी का प्रयोग कर सकते हो? सिग्मा की जगह, सिग्मा की जगह क्या आप डीएम बाई डी का प्रयोग कर सकते हो बच्चों? इस छोटे वाले का डीएम लिख रहा हूँ बस, मैं इस छोटे वाले का डीएम लिख रहा हूँ, ये छोटा वाला जो है ना ये इसका डीएम लिख रहा हूँ, कर सकते हो? ओके, तो क्या इसके डीएम को आप सिग्मा इंटू डीए, डीए कितना है बच्चों? डीए कितना है मेरा? डीएक्स इंटू डीवाई है। डीए कितना है बच्चों मेरा? डीएक्स इंटू डीवाई है, दिख गया सबको? तो डीएम बच्चों कितना आ रहा है मेरा? सिग्मा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और डीएक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? डिपाइन यही आ रहा था क्या तुम्हारा आंसर? 0 टू एल एंड 0 टू एच, m इज इक्वल टू सिग्मा एल एच, दिख गया बच्चों? क्या यही हमारा आंसर आ रहा था पिछले दो केस में? क्या यही आंसर आ रहे थे हमारे पिछले दो केस में? कंफर्म करिए, यही आ रहे थे, बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, ऑल राइट। तो ठीक है बच्चों, और एक बार मेरे को जरा देखने दो, कुछ इसमें और वेरिएशन कर पाएंगे हम, ठीक है। ओके, सिग्मा को अगर मैं फंक्शन दे दूं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई तो आप कर भी लोगे ना, ठीक है। तो बच्चों आज ना इतना ही समेटते, ठीक है, आज 1 घंटे की क्लास रखी हमने, ठीक है, 1 घंटे की क्लास रखेंगे डेली ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे जाके हम उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस लेवल पे जाके हम अटैक करेंगे, ठीक है। आज हमने बेसिक फंडे जान लिए, अगली क्लास से मैं बार बार चीजें नहीं बताऊंगा गला फाड़ फाड़ के कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया,
ठीक है, अगली क्लास से हम डायरेक्टली अटैक करेंगे, ठीक है, और डाउट होगा तो पूछ लोगे। भैया होमवर्क है क्या? आज होमवर्क कुछ नहीं है, आज होमवर्क कुछ नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करना और अपनी 11th को रिवाइज करना शुरू कर दो। 11th को चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ, बच्चों सुनो, होमवर्क दे देता हूँ। एच सी वर्मा का ना, एच सी वर्मा का बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट एक बार रीड करके आ जाना पूरा, नेक्स्ट क्लास के लिए। एच सी वर्मा से बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट रीड करके आ जाना, ठीक है। और किसी पे क्लेपनर है तो वेक्टर्स वाला पार्ट रीड कर लेना, क्लेपनर अगर है, लेना मत, है तो रीड कर लेना, ठीक है। अगर जो भी है ले लेना, ठीक है। एच सी वर्मा तो रीड कर ही लेना, बेसिक मैथ्स के एच सी वर्मा रीड करना थोड़ा ना एक्चुअली, हाँ कर सकते हो, रीड कर सकते हो पीडीएफ से। आज ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ,